द सोशियोलॉजी एग्जाम इज ऑन 6 मई। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना रिवीजन शुरू कर दिया होगा, कुछ होंगे जिन्होंने अभी तक रिवीजन शुरू नहीं किया है, करने की सोच रहे हैं। सो हियर आई एम विद येट अनदर हेल्पफुल वीडियो जो आप लोगों की रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाला है। इसको एंड तक देखना। इसको देखने के बाद चैप्टर 3 जो कि है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्विक रिवीजन सीरीज में मैंने कुछ वीडियोस और भी बनाए हैं जिसमें आई हैव कवर्ड स्ट्रक्चरल चेंज एंड कल्चरल चेंज फ्रॉम द रिवीजन पर्सपेक्टिव। उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। उसको करने के अलावा सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लेना और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना शॉर्ट वाले, जो कि तुम्हें प्रेपरेटरी लीव में काम आएंगे। बस ये 3 चीजें तुम्हें करनी है एंड यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। हाय एवरीवन, दिस इज गीतांजलि एंड वेलकम टू एजुकेशन विटामिन। बात करें चैप्टर 3 की, दिस चैप्टर इज कमिंग फॉर 10 मार्क्स इन योर टर्म 2 एग्जाम। दैट मीन्स इसमें से 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। जब हम बात करते हैं रूरल सोसाइटी की, हमें बात करनी होती है एग्रेरियन स्ट्रक्चर की। देखो, इस चैप्टर में मेनली 6 ब्रॉड टाइटल्स हैं। जो पहले 3 हैं, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी और जो बाकी के 3 टॉपिक्स हैं वो मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी। द फर्स्ट टॉपिक इज एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। देखो, एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एग्रेरियन वर्ड जो है एग्रीकल्चर से आता है। द स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, किसके पास कितनी जमीन है, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी के पास ज्यादा जमीन होती है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होती है। तो लैंड होल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एग्रेरियन स्ट्रक्चर कहते हैं। आपको पता ही होगा कि गांव में जो है किसान की जो जमीन होती है, एग्रीकल्चरल जो लैंड होती है, दैट इज अ सिंगल मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स एंड प्रॉपर्टी इन रूरल सोसाइटी। कोई इंसान कितना संपन्न है, कितना वेल टू डू है, उसकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, वो डिसाइड करती है कि उसके पास लैंड कितनी है। Access to land shapes a rural class structure and decides one role in the agricultural production. तो गांव के क्लास स्ट्रक्चर में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपके पास जमीन कितनी है, आपके पास एक्सेस क्या है जमीन की, दैट मीन्स हाउ मच लैंड यू ओन। एंड इट ऑल्सो डिसाइड्स योर रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जिसके पास ज्यादा लैंड होगी, ऑफ कोर्स वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बट एग्रीकल्चरल लैंड सबके पास इक्वल अमाउंट में नहीं होती, इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ ऐसे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग्स होती हैं, दे हैव लार्ज लैंड होल्डिंग्स, मीडियम साइज लैंड होल्डिंग्स। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत ही छोटे प्लॉट्स होते हैं, या फिर दे कैन बी लैंडलेस ऑल्सो। एंड द परसेंटेज ऑफ लैंडलेस पीपल इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज ऑलमोस्ट 40 to 50%। अब जब इनके पास जमीन नहीं होगी तो ये क्या करेंगे? व्हाट विल दे डू टू अर्न अ लिविंग? दे विल टर्न इनटू एग्रीकल्चर लेबरर्स। और जब कोई एग्रीकल्चर लेबरर बनता है तो उसको हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसको जो मिनिमम सपोर्ट वेज है, जो उसकी मिनिमम उसको वेज मिलनी चाहिए, उतनी भी उसको वेज नहीं दी जाती है। बहुत ही कम इनकम इनकी होती है और काफी समय तक, साल भर में बहुत ऐसे दिन होते हैं जब इनके पास कोई भी काम नहीं होता। दे डोंट हैव एनी वर्क फॉर मेनी डेज एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अंडर एम्प्लॉयमेंट। वहीं दूसरी ओर जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं, दे हैव लार्ज एंड सफिशिएंट इनकम। लेकिन ये इनकम भी, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम होती है, तो ये काफी ज्यादा डिपेंड करती है प्राइसेस के ऊपर कि आपकी जो फसल है आप उसको किस प्राइस पे जाके बेच रहे हैं। एंड दीज प्राइसेस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि इंडिया में प्राइमरीली जो वाटर का सोर्स है वो है मॉनसून्स। तो जिस साल मॉनसून्स अच्छे आते हैं, फसल अच्छी होती है, आपको अच्छा प्राइस मिलता है। लेकिन जिस साल नहीं अच्छे से बारिश होती, उस साल ये लार्ज और मीडियम लैंड होल्डर्स भी जो है अच्छी इनकम नहीं जनरेट कर पाते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेनेंट्स। कल्टिवेटर्स हु लीज देयर लैंड फ्रॉम लैंड ओनर। सपोज कोई किसान है, उसके पास खुद की जमीन नहीं है, लेकिन वो किसी लैंड ओनर की जमीन को लीज पर लेता है, किराए पे लेता है और उसकी जमीन को बोता है, उसको हम टेनेंट कहते हैं, राइट। तो इनकी खुद की जमीन नहीं होती, किसी और से ली गई जमीन होती है। एंड इनकी जो इनकम है, ओनर कल्टिवेटर्स मतलब वो लोग जो अपनी ही जमीन को बोते हैं, कल्टिवेट देयर ओन लैंड, उनसे इनकी इनकम बहुत कम होती है। क्योंकि 50 to 75% रेंट जो है
क्रॉप उगाने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसका 50 to 75% इनको लैंड ओनर्स को देना पड़ता है. सो दिस इज अनदर क्लास. एग्रेरियन सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द क्लास सिस्टम. देखो ये जो लैंड होल्डर्स होते हैं इनकी अलग अलग क्लासेस होती हैं एंड इट्स स्ट्रक्चर इज थ्रू द कास्ट सिस्टम. तो रूरल एरियाज में जो है ये कास्ट और क्लास के बीच में बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है. एक्सपेक्टेशन क्या की जाती है यूजुअली कि जो हायर कास्ट होगी उसके पास ज्यादा जमीन होगी, दे विल हैव मोर लैंड एंड हायर इनकम. लेकिन काफी एरियाज में इट इज ब्रॉडली ट्रू बट नॉट एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राह्मण्स की बात लें तो ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट कास्ट, लेकिन ये लैंड ओनर्स नहीं होते हैं काफी सारे एरियाज में. दे फॉल आउटसाइड द एग्रेरियन स्ट्रक्चर. हालांकि दे आर अ पार्ट ऑफ द रूरल सोसाइटी, लेकिन being the highest caste they are not considered a part of the agrarian structure. तो ऐसा मानना कि अगर हायर कास्ट होगी तो उनके पास ऑटोमेटिकली जमीन ज्यादा होगी, ऐसा सही नहीं है. इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एवरी सिचुएशन. इंडिया में जो है मोस्ट रीजन्स में द मेजर लैंड ओनिंग ग्रुप्स आर अपर कास्ट एंड दिस इज अ रियलिटी. सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास होती है वो यूजुअली अपर कास्ट को ही बिलोंग करते हैं. Now there's a term, very important term given by Mr. M.N. Srinivas called dominant castes. Dominant caste वो powerful group होते हैं, economically and politically powerful group जो कि किसी भी local society को dominate करते हैं. And these are the major land owning castes. Usually एक या दो castes होती हैं जो किसी एक area में dominate करती हैं उस area को, politically भी, economically भी, और इनके पास majority of the land होता है. So this is these castes are what we known as what we call dominant castes and they are numerically important also. मतलब इनकी majority होती है population के अंदर. For example अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे जाट्स एंड राजपूत are dominant. कर्नाटका में वोकलिंगास एंड लिंगायत्स. आंध्रा पंजाब की बात करें तो कम्माज एंड जट सिक्स आर डोमिनेंट है. तो हर एक रीजन की अपनी एक पर्टिकुलर डोमिनेंट कास्ट होती है. यूजुअली जो है ये या तो मिडिल रैंक होता है इनका कास्ट सिस्टम में या इनकी हाई रैंकिंग होती है. राइट, हाई रैंकिंग या मिडिल रैंकिंग, जैसे क्षत्रियास, वैश्यास. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्जिनल और लैंडलेस पीपल. जो हमने स्टार्टिंग में अलग अलग क्लासेस पढ़ी थी. जो लैंडलेस लोग होते हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं होती है, दे बिलोंग टू लोअर कास्ट. लोअर कास्ट में भी कौन हो सकते हैं? दे कैन बी SC STs और OBC फार्मर्स. राइट, OBC means other backward classes. दलित और अनटचेबल्स को तो खैर अलाउ ही नहीं किया गया कोई लैंड ओन करने के लिए, तो दे डू नॉट ओन एनी लैंड. एंड व्हाट डिड दीज दलित पीपल डिड? दे प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर लेबर. देखो जमीन होगी उस पे काम होगा तो कोई लेबर प्रोवाइड करने के लिए भी चाहिए. सो ट्रेडिशनली ये जो अनटचेबल्स थे, जो दलित्स थे, इनको एज एग्रीकल्चर लेबरर्स यूज किया जाता था फार्म्स के ऊपर बाय द डोमिनेंट कास्ट्स. एंड इससे क्या हुआ, जब इन दलित्स को यूज किया गया फॉर एज अ लेबर फोर्स, राइट, सो बेसिकली जब इन दलित्स को हमने यूज किया टू वर्क इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, इट क्रिएटेड अ लेबर फोर्स. एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स क्रिएट हो गई क्योंकि इंटेंसिवली लैंड को कल्टीवेट किया जाने लगा. इंटेंसिव लैंड कल्टीवेशन का मतलब है कि आप लैंड पे बहुत ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हो और लेबर यूज कर रहे हो अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए, और आपको हायर रिटर्न्स चाहिए. आपको जमीन पे जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपको फसल मिलेगी, उतनी ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा. तो ये लेबर फोर्स क्रिएट होने की वजह से जो है हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन में इट वाज क्रिएटेड एंड दिस मेजरली कंस्टिट्यूटेड ऑफ द दलित्स. अब देखिए कास्ट और क्लास में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है. जो अपर और मिडिल क्लासेस हैं, दे हैड द बेस्ट एक्सेस टू लैंड एंड रिसोर्सेज. अभी हमने इसकी बात की कि जितने भी मेजरली डोमिनेंट कास्ट्स हैं, they belong to the upper and middle classes, right? इसके बहुत सारे implications जो है रूरल सोसाइटी और इकोनॉमी पे होते हैं कि जो अपर और मिडिल क्लासेस हैं उन्हीं के पास बेस्ट एक्सेस होती है लैंड की. ये क्या क्या, इनको हम कह सकते हैं प्रोप्राइटरी ग्रुप. प्रोप्राइटरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके पास जो है सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, राइट, और ये लेबर को यूज करते हैं अपनी फील्ड्स में काम करने के लिए. और इन्हीं लोगों की वजह से एक जो सबसे बड़ा सोशल इम्प्लीकेशन आया वो था बेगार का. बेगार मतलब फ्री लेबर. फ्री में आप जो है किसी से अपने फील्ड पे काम करा रहे हो. जितने भी एक्चुअली में बेगार का मतलब क्या है कि जो भी लो रैंक कास्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि SCs हैं, STs हैं, दलित्स हैं, उनको जो है एक फिक्स नंबर ऑफ डेज पर ईयर में, सपोज
50 दिन या 100 दिन उनको हर साल जो है फ्री में विलेज का जो जमींदार होता था, लैंडलॉर्ड होता था, उसके यहाँ पे उसके फील्ड में काम करना पड़ता था. दिस वाज नोन एज बेगार. उसको उसके बदले में कोई भी रेवेन्यू, कोई भी उसको मनी या फिर कुछ भी नहीं मिलता था इन रिटर्न. ही हैड टू वर्क फॉर फ्री. सो दिस वाज कॉल्ड एज बेगार. तो ये पहला इम्प्लीकेशन था कि जो मोस्टली रिसोर्सेज है वो हायर कास्ट के पास है. एक और चीज जो सामने आई वो था बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर को अलग अलग नाम से जाना जाता है. इन गुजरात इट्स कॉल्ड हलपति सिस्टम, इन कर्नाटक इट्स कॉल्ड जीता सिस्टम. इसमें क्या होता है बॉन्डेड लेबर में कि देखो जो भी पुअर हैं, पुअर वर्किंग लोग हैं, दे वर डिपेंडेंट ऑन द लैंडेड क्लास. जिन लोगों के पास जमीन है उनके ऊपर ये लोग डिपेंडेंट थे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली. उनको सपोर्ट चाहिए था. अब सपोर्ट देने के बदले ये जो लैंड ओनिंग क्लासेस थी क्या करती थी कि इनको हेरिडिटरी लेबर रिलेशनशिप्स में अपने पास रखती थी कि अगर फादर जो है उनके घर पे काम कर रहा है तो फिर बेटा भी जो है उनके घर पे लेबर का काम करेगा. सो पीढ़ी दर पीढ़ी दे वुड वर्क फॉर दैट लैंडलॉर्ड इन अंडर बॉन्डेड लेबर, राइट. हालांकि इन प्रैक्टिसेस को जो है अबॉलिश कर दिया गया है लीगली. यू कैन नॉट डू इट, आई मीन यू आर लायबल टू बी पनिश्ड, बट स्टिल दीज प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉर्थ बिहार के विलेज की बात करें तो वहां जो लैंड ओनिंग क्लास होती है उनको हम भूमिहार्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो द डोमिनेंट कास्ट, राइट. तो जब लैंड ओनिंग क्लास ही डोमिनेंट कास्ट हो किसी एरिया की, सो दीज आर सम रिपरकशंस दैट कम आउट. ओके. Now box 4.1 talks about the direct correspondence between agricultural productivity and agrarian structure. इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसका उतना ही इफेक्ट जो है एग्रेरियन स्ट्रक्चर पे पड़ेगा. मतलब ये जो अलग अलग क्लासेस हैं इनके ऊपर पड़ेगा. इसको देख लेते हैं कैसे होगा. फॉर एग्जाम्पल कावेरी बेसिन जो है इट्स अ वेरी वेल इरिगेटेड एरिया. कावेरी रिवर का जो बेसिन है, राइट. अब वेल इरिगेटेड होगा तो यहाँ लेबर की डिमांड भी ज्यादा होगी, राइट. क्योंकि इंटेंसिव कल्टीवेशन है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन होगी तो लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. और जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, उतना ही ज्यादा जो है अनइक्वल एग्रेरियन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. सो लार्ज नंबर ऑफ लैंडलेस लेबरर्स वर्क एज बॉन्डेड लेबरर्स. और मोस्टली ये लोग जो है लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं. तो ये बॉक्स है, जितने भी ग्रे कलर्ड बॉक्सेस हैं उनको बहुत अच्छे से करके जाना है आपको. कलर्ड बॉक्सेस को नहीं करना है बोर्ड्स के लिए. तो दिस बॉक्स बेसिकली टॉक्स अबाउट कि प्रोडक्टिविटी और एग्रेरियन स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप होता है. सो वी सॉ कि रूरल सोसाइटी में कास्ट और क्लास के अंदर कितना ज्यादा इंटरट्वाइंडनेस था. द कास्ट डिसाइडेड द क्लास एंड वाइस वर्सा. जो मीडियम और हाई कास्ट थी मोस्टली लैंड उन लोगों के पास थी. And as we move down the caste hierarchy, the amount of land reduced, right? Now let's talk about the next topic, which is the impact of land reforms. ऐसे कौन-कौन से changes जो थे वो लाए गए during both the colonial period and independent India, जिससे कि लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ. लैंड के एक्विजिशन में क्या क्या नए चेंजेस लाए गए वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं. So this topic is going to be divided into two parts. First, we are going to talk about the colonial period and then independent India. देखो ये जो डोमिनेंट ग्रुप्स थे इनकी शुरुआत, जो इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, that was because of historical reasons. तो अगर किसी रीजन में कोई एक डोमिनेंट ग्रुप है उसकी प्रेजेंस का एक रीजन होता था. प्री कॉलोनियल पीरियड से लेके अगर कॉलोनियल और फिर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो एग्रेरियन स्ट्रक्चर में जो है काफी सारे चेंजेस आए. अगर हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात करते हैं, मतलब प्री कॉलोनियल टाइम की, तो तब क्या होता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले कि जो कुछ डोमिनेंट कास्ट्स होती थी दे वर आल्सो द कल्टिवेटिंग कास्ट. वो अपनी जमीन को जो थे दे वुड कल्टिवेट लैंड बट दे वर नॉट द डायरेक्ट ओनर्स. मतलब जमीन वो ओन नहीं करते थे, दे वुड कल्टिवेट द लैंड. ओके. और जो भी कंट्रोल था लैंड का दैट वाज विद द लोकल किंग्स एंड द जमींदार्स, जो कि बहुत पावरफुल होते थे. और कल्टीवेटर्स क्या करते थे, ये जमीन को कल्टीवेट करके जो भी रेवेन्यू होता था, जो भी पैसा आता था, उसका काफी बड़ा पोर्शन, एक सब्सटैंशियल पोर्शन दे वुड हैंड ओवर टू दी किंग्स एंड जमींदार्स, लोकल किंग्स एंड जमींदार्स. तो ये सिस्टम था ब्रिटिशर्स के आने से पहले. अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने कुछ सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए
जैसे कि जमींदारी सिस्टम और रेवतवाड़ी सिस्टम, जिसके थ्रू इन लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन शुरू किया। ठीक है, और जो हमारा करंट एग्रेरियन स्ट्रक्चर है काफी हद तक इसी अरेंजमेंट की वजह से इवॉल्व हुआ है। नाउ लेट अस सी कि जमींदारी सिस्टम क्या था। काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ब्रिटिशर्स जमींदारी सिस्टम से रूल करते थे। व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने जमींदार्स को जो है प्रॉपर्टी राइट्स दिए हुए थे। दे रूल थ्रू द जमींदार्स, मतलब डायरेक्ट रूल नहीं करते थे ब्रिटिशर्स, काफी एरियाज में जमींदार्स के थ्रू रूल करते थे। अभी जो जमींदार्स थे इनका जो कंट्रोल था लैंड के ऊपर वो काफी ज्यादा था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत हैवी लैंड रेवेन्यू दे वुड चार्ज फ्रॉम द जमींदार्स। अब जमींदार्स कहाँ से कलेक्ट करेंगे उसको, दे वुड कलेक्ट इट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। उनको एक्सप्लॉइट करके उनसे जितना ज्यादा वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते थे पैसा, वो लोग करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो स्टैग्नेट हो गया, मतलब जो पेजेंट्स थे वो छोड़ के भाग गए, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो गया था उनका दैट दे कुड नॉट स्टैंड अप टू इट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन चला गया, क्योंकि एक तो पेजेंट्स चले गए थे काम छोड़ के अपना, और दूसरा क्योंकि इतना ज्यादा रेवेन्यू उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था विच दे कुड नॉट अफोर्ड टू पे, और दूसरा बार बार फेमिन्स होने की वजह से और वॉर्स होने की वजह से पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो गई थी। इन दो कारणों की वजह से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेट हो गया अंडर द जमींदारी सिस्टम। तो काफी सारे एरियाज में तो जमींदारी सिस्टम चलता था, और बाकी एरियाज में दे वुड रूल थ्रू द रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर इन तेलुगु, राइट। तो ये उन एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टम जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर थे। देयर वर नो जमींदार्स इन्वॉल्व, जमींदार्स की यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं होती थी। तो इस सिस्टम में क्या करते थे ब्रिटिशर्स की, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, जो जमीन को कल्टीवेट करते थे, दे वर ऑल्सो द लैंडलॉर्ड्स, राइट। तो ये जमींदार्स नहीं थे, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स जो थे लैंडलॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करते थे और उनसे डायरेक्ट रेवेन्यू जो है एक्सट्रैक्ट करते थे। देयर वाज नो मिडिल मैन इन्वॉल्व। सो टैक्सेशन जो है डेफिनेटली कम हो गई, क्योंकि मिडिल मैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एंड इन एरियाज में जहां पे रैयतवाड़ी सिस्टम था वहां पे रिलेटिव प्रोस्पेरिटी थी एज कंपेयर टू वो एरियाज जहां पे जमींदारी सिस्टम था। अब बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिया की, कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स आए। देखो, इंडिया जब आजाद हुआ तो हमारी जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, एंड इंडिया प्राइमरली जो है एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था उस वक्त। तो एक बहुत ही ज्यादा प्लान्ड डेवलपमेंट की जरूरत थी। प्लान डेवलपमेंट कैसे होगी, एग्रेरियन रिफॉर्म्स के थ्रू होती, मतलब एग्रीकल्चर में आप रिफॉर्म्स लेके आओ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। तो इन दो तरीकों से जो है प्लान डेवलपमेंट की तैयारी की गई। एग्रीकल्चर की हालत वैसे ही बहुत खराब थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, बहुत ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी था इंपोर्ट पे, हम लोग बाहर से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे, इतनी बुरी कंडीशन थी इंडिया की। और बहुत ज्यादा पॉवर्टी, इंटेंस पॉवर्टी ऑफ द रूरल सोसाइटी, इतनी गरीबी की आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए जो है देयर वाज अ नीड फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स इन द लैंड होल्डिंग सिस्टम, कि भाई किसी के पास तो इतनी ज्यादा लैंड है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था इसको ठीक करना बहुत जरूरी था। सो देयर वाज अ नीड फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स वाज फेल्ट, कि हमें ये जो एग्रीकल्चर है इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जिससे कि जो पॉवर्टी की जो सिचुएशन एग्रीकल्चर की इम्प्रूव हो और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो कुछ हद तक इक्वलाइज हो जाए। तो 1950 से लेके 1970 तक जो है एक सीरीज जो है लैंड रिफॉर्म्स की देवर इंट्रोड्यूस्ड, नेशनल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी, मतलब नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहला जो लैंड रिफॉर्म लाया गया था वो था अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। देखो, जमींदारी सिस्टम की वजह से मैंने आपको अभी बताया है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। इसका अबॉलिशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रिफॉर्म्स। अगर क्वेश्चन आता है क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहला था अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इसने क्या किया, जो भी इंटरमीडियरीज थे बिटवीन कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट उसको हटा दिया। अब डायरेक्टली स्टेट कल्टीवेटर्स के साथ डील करता था। जमींदार्स की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी वो भी वीकन हो गई, और जो एक्चुअल लैंड होल्डर्स हैं और जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी पोजीशन अब स्ट्रेंथन हो गई। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी, वो ये कि सिर्फ जो टॉप लेयर है लैंडलॉर्ड्स की वो ही इस सिस्टम के अबॉलिशन से हट पाई। इट डिड नॉट वाइप आउट लैंडलॉर्डिज्म या टेनेंसी और शेयर क्रॉपिंग। ये आज भी
अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो ये सारी चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। द सेकेंड लैंड रिफॉर्म वॉज टेनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। टेनेंट्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब वो लोग जिनके पास खुद जमीन नहीं होती है, वो किसी और की लैंड को लेके कल्टीवेट करते हैं और फिर प्रोड्यूस का कुछ परसेंट, काफी ज्यादा परसेंट जो है वो लैंड होल्डर को देते हैं एज अ रेंट। तो इसको अबॉलिश करने के लिए जो एक्ट्स लाई गई। इट अटेम्प्टेड टू आउटलॉ टेनेंसी और टू रेगुलेट रेंट्स। मतलब टेनेंसी को पूरी तरह ही आप आउटलॉ कर दीजिए कि अब टेनेंसी जो है नहीं होगी, और रेंट्स को रेगुलेट किया जाए, बहुत ज्यादा परसेंट जो है टेनेंट को ना देना पड़े, लैंडलॉर्ड को उसका भी कुछ प्रॉफिट हो, ताकि टेनेंट्स को कुछ सिक्योरिटी मिल पाए। इसकी भी लिमिटेशन थी। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी ये कुछ ही एरियाज में, जैसे कि बंगाल और केरला, वहीं तक सीमित रह गई, ये पूरे देश में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। अब एक बहुत बड़ा जो स्टेप लिया गया वो था द लैंड सीलिंग एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट्स तो तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या किया कि इट इम्पोज्ड एन अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय अ फैमिली। मतलब अगर पहले किसी के पास 200 एकर्स ऑफ लैंड थी और किसी के पास 0 एकर्स थी, तो अब एक अपर लिमिट बना दी गई कि इससे ज्यादा लैंड आप एज अ फैमिली ओन नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा लैंड आप ओन करेंगे तो उसको सरकार अक्वायर कर लेगी और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जिनके पास लैंड नहीं है। स्टेट इज सपोज टू आइडेंटिफाई एंड टेक कंट्रोल ऑफ द सरप्लस लैंड। तो सीलिंग के ऊपर जितनी भी लैंड है उसको स्टेट आइडेंटिफाई करेगा और उसका कंट्रोल ले लेगा, राइट। अब ये सीलिंग कैसे डिसाइड होगी, ये रीजन टू रीजन वेरी करती है, किस तरह की लैंड है, कैसे प्रोडक्टिविटी है। अगर ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड है, ज्यादा फर्टाइल लैंड है, तो उसकी सीलिंग कम होती थी, मतलब ऐसी आप जमीन को कम अपने पास रख सकते थे। अगर बहुत फर्टाइल लैंड है तो सीलिंग लो होती थी, मतलब अगर कम फर्टाइल लैंड की आप 50 एकर्स रख सकते हो, तो बहुत फर्टाइल लैंड की आप शायद 40 एकर्स, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपने पास रख सकते थे। तो जितनी प्रोडक्टिव लैंड उतनी ही कम लैंड आप अपने पास रख सकते हैं। जो भी सरप्लस लैंड थी दैट वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस फैमिलीज। जो भी ट्रेडिशनली जो मार्जिनलाइज कैटेगरीज थी उनके अंदर इस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, फॉर एग्जांपल द एससीज एंड द एसटीज। और इसका लिमिटेशन ये था कि ये एक्ट जो थी ये दिखने में तो बहुत इंपॉर्टेंट लगी, लेकिन इट वाज अ टूथलेस एक्ट। मतलब ये दिखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी, बट एक्चुअल में इसका कोई भी इम्पैक्ट स्टेट्स में नहीं आ पाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। देखो लोगों ने क्या किया, लैंड ओनर्स ने सीलिंग को एस्केप करने के लिए उन्होंने अपनी जमीन जो है डिवाइड कर दी अपने रिलेटिव्स और सर्वेंट्स के नाम पे। ठीक है, इनको हम बेनामी ट्रांसफर्स भी कहते हैं। मतलब अपने रिश्तेदारों में और जो भी उनके नौकर चाकर होते थे उन सब में अपनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एक्चुअल में ओनरशिप उन्हीं की रही, बट नाम किसका हो गया, उनके रिलेटिव्स का, कि ये रिलेटिव्स की जमीन है। एंड दे कंटिन्यू टू कंट्रोल द लैंड, राइट। कंट्रोल उन्हीं का बना रहा, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में जो है रिलेटिव्स और जो उनके सर्वेंट्स थे वो मालिक बन गए। तो इस तरह लोगों ने अपनी सरप्लस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड दे कुड इवेट द लैंड सीलिंग एक्ट। और काफी जगहों पे तो रिच फार्मर्स थे, उन्होंने अपनी वाइफ्स को डिवोर्स भी दे दिया, क्योंकि एक प्रोविजन था इस एक्ट का कि अनमैरिड वुमेन के लिए सेपरेट शेयर हो सकता है, लेकिन वाइफ्स के लिए अलग से आप उनके नाम जमीन नहीं कर सकते। तो जस्ट बिकॉज वो अपनी जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, पीपल एक्चुअली गेव फेक डिवोर्सेस टू देयर वाइफ, बट दे कंटिन्यू टू लिव विद देम। साथ में रहते थे, बट जमीन बचाने के लिए, अपनी जमीन सरकार एक्वायर ना करे, उन्होंने अपनी वाइफ्स को डिवोर्स तक दे दिया टू अवॉइड द प्रोविजंस ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट्स। ओके, सो एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एज यू हैव सीन, इट हैज चेंज सिंस कॉलोनियल टाइम्स। लेकिन आज भी जो है बहुत हाईली अनइक्वल ये रहता है, आज भी जो है बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, और इसी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो देयर इज अ नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ताकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो सके, पॉवर्टी इरेडिकेट हो सके रूरल एरियाज में, और सबको जो है सोशल जस्टिस मिल सके। Before moving on, I have to make a very important announcement. 17th of April से I am going to start a test series for sociology term 2 exams. तो इसमें आपका पूरा syllabus cover हो जाएगा. I'll be giving you 5 question papers, and also I will be giving you a feedback on your answers.
सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वुड लिंक माई email ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ऑल्सो 25th के बाद जो है 25th अप्रैल के बाद आई वुड बी कमिंग लाइव, आई वुड बी कंडक्टिंग लाइव रिविजन क्लासेस ऑन यूट्यूब. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो. चलिए अब आगे चलते हैं. लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, नाउ लेट्स सी कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था. It was a government program of the 1960s and 1970s of agricultural modernization. तो 1960s और 70s में क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर की बहुत बुरी हालत है तो सरकार ने सोचा कि इसको मॉडर्नाइज करते हैं. कैसे मॉडर्नाइज करेंगे? हम लोग जो है इंटरनेशनल एजेंसी से बात करेंगे, वहां से हमें फंड्स मिलेंगे और उन फंड्स को यूज करके व्हाट दे डिड वाज दे प्रोवाइडेड HYVs और द हाई यील्डिंग वेराइटीज. देखो सीड्स की दो वेराइटीज होती हैं. एक होते हैं ट्रेडिशनल वेराइटीज जिनको हम देसी वेराइटी कहते हैं, एंड देन वी हैव द हाई यील्डिंग वेराइटीज की सेम ही सीड है लेकिन उसकी जो यील्ड है वो ज्यादा है, राइट? उसमें फ्रूट ज्यादा है, वेजिटेबल ज्यादा है. तो इन हाइब्रिड सीड्स को जो है इंटरनेशनल एजेंसीज ने प्रोवाइड किया हमारे किसानों को. उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी जिन जिन इनपुट्स की जरूरत होती है वो सब प्रोवाइड किया गया. अब आप सोचोगे तो बहुत अच्छी चीज है, इससे तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा. हाँ हुआ था, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ कुछ ही एरियाज में हो पाया. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन एरियाज हैविंग अ शॉर्ट इरिगेशन. क्योंकि ये जो HYV सीड्स होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. सो उन्हीं एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज थी. तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि पूरी कंट्री को ये कवर नहीं कर पाया. इट वॉज टारगेटेड मेनली एट द, अब कहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया वो देख लेते हैं. मेनली एट द इन दी wheat and rice growing regions of Punjab, Western UP, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. तो कुछ ही लिमिटेड एरियाज में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, और जहां जहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया वहां वहां बहुत ही रैपिड सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई. इतनी ज्यादा कि इट बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर दी सोशल साइंटिस्ट्स. And there were a lot of debates that happened about the impact of green revolution. Debates क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि बहुत अच्छी impact इसका हुआ है, but at the same time हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे एग्रीकल्चर पे पड़े थे. सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं. द प्रोज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सबसे पहले there was a rapid increase in agricultural productivity. देखिए जब आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज हाई यील्डिंग वेराइटीज, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी ही. सो इससे क्या हुआ? इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. जहां हम फूड ग्रेन्स को पहले इंपोर्ट करते थे बाहर से, नाउ वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ये इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. इसीलिए इसको एक बहुत मेजर अचीवमेंट जो है सब माना जाता है बाय गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट्स. लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो उसकी लिस्ट है बहुत लंबी. इसके बहुत सारे नेगेटिव सोशल और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो थे वो देखने में आए. और ये जो नेगेटिव सोशल इफेक्ट्स थे, सोशियोलॉजिस्ट्स ने इसको स्टडी किया, एंड वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द नेगेटिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना होता है ग्रीन रेवोल्यूशन को. तो जब आपको किसी चीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है तो आपको उसके नेगेटिव्स भी साथ साथ बताने होते हैं. लेट अस सी. सबसे पहला जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था इसका वो ये था कि इट मोस्टली बेनिफिटेड द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. जो कि मीडियम और लार्ज लैंड होल्डिंग्स थी जिन फार्मर्स के पास, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट हुआ. क्योंकि देखो जो इनपुट्स होते हैं HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. एक स्मॉल फार्मर, एक मार्जिनल फार्मर जो है इनको अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? देखो दो तरह के एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं. सबसे पहले वो जो कि सबसिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर करते हैं. सबसिस्टेंस मतलब वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए खेती बाड़ी करते हैं, नॉट फॉर सेल इन द मार्केट. तो वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए करते हैं. उनको हम कहते हैं पेजेंट्स, राइट? फार्मर्स कहते हैं उनको जो कि सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी जरूरत तो अपनी परिवार की जरूरत को तो पूरा करते ही हैं, साथ साथ वो लोग जो है मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करते हैं. तो उनको हम फार्मर्स कहते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेजेंट्स एंड फार्मर्स, राइट? So, this takes us to the second point कि it only helped farmers who could produce a surplus. तो वो लोग जो surplus produce कर पा रहे थे, सिर्फ उन्हीं को ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हुआ, peasants को नहीं कोई बेनिफिट हुआ. थर्ड,
द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1960s और 1970s में आया, इट इंक्रीज द इनइक्वालिटीज इन, जी हाँ, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की बजाय इसने रूरल सोसाइटी की इनइक्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ा दिया। आइए देखते हैं कैसे। देखो, दो तरह के फार्मर्स हैं, एक रिच फार्मर्स है और एक लैंडलेस या मार्जिनल फार्मर्स है। अब रिच फार्मर्स जो थे, इन्होंने क्या किया, जब इनको दिखा कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन्वॉल्व, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जमीन को खुद ही कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, राइट। दे बिगैन टू कल्टीवेट देयर लैंड डायरेक्टली। अब जो काम पहले ये लैंडलेस लेबरर्स या एग्रीकल्चरिस्ट करते थे, मार्जिनल होल्डर्स करते थे, अब वो काम रिच फार्मर्स ने खुद ही करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो लैंडलेस फार्मर्स थे, इनकी बेचारों की डिस्प्लेसमेंट हो गई, इनकी और टेनेंट कल्टीवेटर्स की, जो दूसरों की जमीनों को बोते थे, अब उनके पास कुछ काम रहा नहीं, तो दे हैड टू लीव देयर लैंड्स, राइट। तो रिच बिकेम रिचर एंड पुअर बिकेम पुअरर। Next negative of green revolution is that it led to displacement of service caste group. Service caste group का मतलब ऐसे caste groups usually जो low caste को belong करते थे, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। देखिए, जब आपको एग्रीकल्चर करना होता है तो उसमें काफी सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है। जमीन को टिल किया जाता है, सीड्स को सो किया जाता है, फसल उगने के बाद उसे हार्वेस्ट करना होता है। तो इन सब चीजों के लिए जो लो कास्ट ग्रुप्स होते थे उनको एम्प्लॉय किया जाता था। लेकिन जब हर एक चीज के लिए मशीन्स आ गई, टिलर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, जब ये आ गए, तो ये जो ट्रेडिशनल सर्विस कास्ट ग्रुप्स थे, नाउ दे हैड टू लीव देयर प्लेस, क्योंकि इनके पास अब कोई एम्प्लॉयमेंट बची नहीं थी। अब जब ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, शहरों की तरफ जाएंगे। दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज। इससे क्या हुआ, रूरल से अर्बन माइग्रेशन बढ़ गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है माइग्रेशन में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज दैट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। ये इसका अल्टीमेट आउटकम था कि डिफरेंशिएशन हो गई बहुत ज्यादा बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जो रिच थे वो और ज्यादा रिच हो गए, और जो पुअर थे वो ज्यादा पुअर पहले से हो गए। जो उनके बीच का फासला था, जो डिफरेंस था, वो और ज्यादा बढ़ गया। इसलिए इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हैपेंड। अब देखो हुआ क्या, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स डिड इंक्रीज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी, क्योंकि देखो सबको रिक्वायरमेंट थी, हर एक को जो है अपने अपने फील्ड्स में लेबरर्स की जरूरत थी काम करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी, वेजेस भी बढ़ी। लेकिन क्योंकि लेबर की डिमांड बढ़ी थी, लेबर की डिमांड तो बढ़ी थी, लेकिन जो मोड ऑफ पेमेंट था वो पहले क्या होता था, ग्रेन्स की फॉर्म में दिया जाता था। जैसे मान लो कोई काम करेगा तो उसको ग्रेन्स की फॉर्म में दे वुड गेट पेड। लेकिन अब क्या हुआ, उनको कैश दिया जाने लगा। तो काइंड से कैश में जब पेमेंट शिफ्ट हुई, तो इससे एक्चुअली जो है लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले अगर उनको ग्रेन्स मिलते थे, अब अगर उनको कैश मिल रहा है तो इससे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, इट एक्चुअली वर्सनड देयर इकोनॉमिक कंडीशंस इन मोस्ट रूरल एरियाज। क्योंकि जब उनके पास कैश आया तो साथ ही साथ बहुत सारी जो बुरी आदतें होती है, ड्रिंकिंग, ये सब, इन सब ही चीजों में वो लोग पैसा अपना वेस्ट करने लगे। तो इससे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो और ज्यादा वर्स हो गई। सेकेंड फेज में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन द ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन। जैसे राजस्थान, जो जैसे जो एरिया है जहाँ पर रेन नहीं आती है, उनको हम सेमी ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन कहते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। तो फर्स्ट फेज में इनको वेल इरिगेटेड एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया था, और सेकेंड फेज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ड्राई और सेमी एरिड एरियाज के अंदर। जो सिक्स्थ इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि मार्केट ओरिएंटेड कल्टीवेशन, especially where a single crop is grown, a fall in prices or a bad crop can spell financial ruin. तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा कि मार्केट ओरिएंटेड कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि तुम जो है एक सिंगल क्रॉप उगाओ और उसको बेचकर खूब पैसे कमाओ। इससे क्या हुआ कि अगर वो सिंगल क्रॉप किसी वजह से फेल हो जाता था तो बहुत ज्यादा फार्मर्स की फाइनेंशियल बर्बादी का कारण वो बन जाता था, बिकॉज उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, राइट। तो जब ये सेकेंड फेज में इंट्रोड्यूस हुआ ड्राई और सेमी एरिड रीजन्स में, तो पहले इन रीजन्स में क्या था, ड्राई इरिगेशन होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, वेट इरिगेशन होनी शुरू हो गई। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, पहले ये लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग करते थे, अब ये सिर्फ एक सिंगल क्रॉप उगाने लगे, जैसे कि कॉटन, राइट। इससे क्या हुआ, इनकी जो डिपेंडेंसी थी मार्केट पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब एक ही क्रॉप उगा रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली उगा नहीं, उसके प्राइसेस नहीं मिले तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी इनके लिए आ जाएगी।
इससे क्या हुआ, इनका लाइवलीहुड जो था खतरे में आ गया बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल क्रॉप। और मोस्ट एरियाज में जो है मल्टी क्रॉपिंग से लोग शिफ्ट हो गए क्रॉपिंग पे, मतलब जहां पहले बहुत सारे जो है क्रॉप ये लोग उगाते थे, अब सिर्फ एक सिंगल क्रॉप लोग उगाने लगे। इससे क्या हुआ, रिस्क बढ़ गया। अगर क्रॉप फेलियर हो जाता तो इनके पास अब कुछ नहीं बचता फार्मर्स के पास। दिस इज वन मोर इनसिक्योरिटी दैट हैपेंड। द सेवेंथ नेगेटिव पॉइंट वुड बी वर्सनिंग ऑफ रीजन इनइक्वालिटी। जैसा कि मैंने बताया कि जिन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो तो बहुत डेवलप हो गए, लेकिन जहां नहीं आया वो स्टैग्नेट हो गए, राइट। कुछ ही एरियाज में, हरियाणा, वेस्ट यूपी, पंजाब, इन सब में आया, लेकिन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे बिहार और ईस्ट यूपी में, तेलंगाना में, इट कुड नॉट हैपन। तो ये रह गए अनडेवलप्ड। अब जहां ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया वहां पे आज भी जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो फ्यूडल है। जो लैंडेड कास्ट है, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो पावरफुल है, दे आर पावरफुल ओवर द लोअर कास्ट। और जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। आज भी वहां बहुत ज्यादा शार्प एक कास्ट और क्लास की इनइक्वालिटीज है, राइट, जिससे कि बहुत अलग अलग तरह के वायलेंस इन एरियाज में देखे जाते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करोगे लोअर कास्ट पे तो दे विल रिटेलिएट, राइट। नेक्स्ट नेगेटिव आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज दैट द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ लैंड एंड क्रॉप्स हैपेंड। देखो इंडियन फार्मर्स को ऐसा नहीं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले उन्हें लैंड कल्टीवेट नहीं करना था, दे हैड द नॉलेज ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड्स इन सेंचुरीज। लेकिन जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी दैट वाज लॉस्ट, क्योंकि अब हाइब्रिड हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है उनको कल्टीवेट किया जाने लगा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज हैं सीड्स की, राइट, उनको प्रमोट किया जाने लगा। तो इससे बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसीलिए जो है प्रोपोनेंट अब लोग इस चीज को प्रपोज कर रहे हैं कि हमें अपने ट्रेडिशनल तरीकों की तरफ जो है, ऑर्गेनिक सीड्स की तरफ, आजकल हर जगह ऑर्गेनिक का फैड है, जो ऑर्गेनिक हमारे तरीके हैं कल्टीवेशन के, हमें फिर से अब उनको अपनाना चाहिए। और रूरल लोगों को आज भी ये लगता है कि जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं वो कम हेल्दी हैं एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वेराइटीज। जो बॉक्स 4.2 है ये बात करता है, इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ एन एल्डरली वुमन who's very unhappy about hybrid seeds, and she says कि hybrid seeds है तो hybrid children भी होंगे। So let's go back to our ancient traditional knowledge. So that's it guys, that's it for this video. बाकी की जो 3 टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नो आप लोग, बहुत से लोग हैं जो वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. I will see you in the next video very soon. Bye till then.